नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एनपीएस जब से इंप्लीमेंट हुई तो उसके अंडर जो असेट अंडर मैनेजमेंट है उसे 1 लाख करोड़ तक पहुंचने के लिए तकरीबन 6.5 साल लगे। फिर 1 लाख से 5 लाख करोड़ तक पहुंचने के लिए उसे 5 साल लगे। और अब एनपीएस के अंडर जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 10.5 लाख करोड़ की। 5 लाख से 10.5 लाख पहुंचने में महज उसे 2 साल लगे। अब ये पीरियड और अमाउंट ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट आपको क्या बताता है कि दिन ब दिन नेशनल पेंशन सिस्टम की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ते जा रही है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें पैसा निवेश कर रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन है पीएफआरडीए के जरिए लाए गए कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स। अब पिछले हफ्ते ही पीएफआरडीए ने एनपीएस के जो विड्रॉल रूल्स है उसमें कुछ चेंजेस किए। अगर आपको उन चेंजेस के बारे में नहीं पता तो हमने उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है। उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हो। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले पीएफआरडीए ने फिर से एक बार नए रूल्स जो है वो चेंज किए हैं एनपीएस में। अब ये रूल्स चेंज करने के बाद में क्या एनपीएस सब्सक्राइबर्स की जो रिटर्न्स है वो बढ़ेंगे, आपकी पेंशन बढ़ेगी, इसका आपको कितना फायदा होगा, क्या फिर नुकसान होगा, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली जो कि एनपीएस में निवेश कर रहे हैं या फिर एनपीएस में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। जब एनपीएस इन्वेस्टमेंट की आपकी कोशिश होती है तो उसमें बेसिकली आपका जो पैसा होता है वो 3 असेट कैटेगरीज में डिवाइड होता है। 3 असेट कैटेगरीज कौन कौन सी है? जब आप पेंशन फंड में पैसा डालते हो तो कुछ पोर्शन आपका इक्विटी में निवेश होता है, यानी डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा जाता है। कुछ पैसा जो होता है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश होता है। इसका मतलब क्या कि जो प्राइवेट एंटिटीज है उन्हें बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगता है, वो अपने खुद के बॉन्ड्स जो है वो जारी करती है, वहां पे भी आपका पैसा लगता है। और थर्ड कैटेगरी जो है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में जो पैसा लगता है वो बॉन्ड्स के जरिए वो इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें भी आपका पैसा लगता है। तो 3 असेट क्लास हो गए, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड। ये आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो इसके पहले जो रूल था वो आपको क्या बताता था कि अगर आपको इन तीनों असेट क्लास में निवेश करना है तो आप सिर्फ एक पेंशन फंड मैनेजर को चूज कर सकते हो। अब इंडिया में टोटल 10 पेंशन फंड मैनेजर्स है, इसमें से 7 पेंशन फंड मैनेजर्स जो है वो प्राइवेट है और 3 जो है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में कौन कौन से आते हैं? एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई। और प्राइवेट में कौन कौन से आते हैं? तो उसमें ढेर सारे हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, उसके बाद में मैक्स लाइफ है, टाटा है। तो ऐसे टोटल 10 पेंशन फंड मैनेजर्स है। तो इसका पहले का जो रूल बताता था तो इसमें से आपको एक ही चूज करना पड़ता था। मान लेते हैं कि आपने एचडीएफसी को चूज किया और आपका एनपीएस का पैसा एचडीएफसी के पास दे दिया, तो वो एचडीएफसी उसके फंड के इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड इसमें निवेश करेगी। जैसे कि आपने उसे असेट एलोकेशन बताया है, किसी का असेट एलोकेशन है 50, 25, 25, किसी का है 75, 25। इसका मतलब क्या कि 75% इक्विटी में जाएगा, 20% जो जाएगा कॉर्पोरेट में जाएगा, 5% जो जाएगा गवर्नमेंट में जाएगा। ये हर एक इंसान का असेट एलोकेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है और उस असेट एलोकेशन के अनुसार एचडीएफसी फंड मैनेजर जो है आपका पैसा 3 असेट क्लासेस में डिवाइड करेगा। ये था पहले का रूल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, हर एक फंड मैनेजर जो होता है वो हर कैटेगरी में इफिशिएंट नहीं होता। मान लो कि एचडीएफसी फंड मैनेजर इक्विटी में काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो लेकिन वो शायद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उतने अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा, बल्कि एलआईसी शायद आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में काफी अच्छे रिटर्न्स दे रही है। तो एक फंड मैनेजर के साथ जुड़ के आप बेस्ट रिटर्न्स शायद ना जनरेट कर पाओ। और इसी दिक्कत को जान के
पीएफआरडीए ने अभी इस रूल में चेंजेस लाए हैं। आज के बाद में आप हर एक असेट कैटेगरी के लिए हर एक फंड मैनेजर को चूज कर सकते हो। इसका मतलब ये कि मान लो आपको लगता है एचडीएफसी इक्विटी कैटेगरी में काफी बेटर है, तो आप इक्विटी के लिए एचडीएफसी को चूज कर सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए शायद आप आईसीआईसीआई को चूज कर सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए आप एलआईसी को चूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका कन्विक्शन किस फंड मैनेजर पे पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए ज्यादा है, वहां पे आप निवेश कर सकते हो। तो ये चेंज पीएफआरडीए ने हाल ही में रिलीज किया है। अब इस चेंज का आपके रिटर्न्स के ऊपर कैसे इंपैक्ट होगा? रिसेंटली मिंट ने एक हिस्टोरिकल डेटा रिलीज किया, रिसर्च किया। उसमें उन्होंने कंसीडर किया कि आपने इक्वली 3 असेट क्लास में निवेश किया है, 33.3% इक्विटी में, सेम कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट बॉन्ड में। और अगर पिछले 5 साल में हर कैटेगरी का जो बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड था उसमें अगर आप निवेश करते तो 5 साल के बेसिस पे आप जनरेट कर लेते तकरीबन 11% के रिटर्न्स। अब ये 11% के रिटर्न्स पोस्ट टैक्स रिटर्न्स है, क्योंकि एनपीएस में जितने भी रिटर्न्स आप जनरेट कर रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। सिमिलर रिटर्न्स अगर आपको म्यूचुअल फंड के जरिए जनरेट करने हैं तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा जो शायद 13-13.5% के रिटर्न्स आपको दे और आफ्टर टैक्स आपके रिटर्न्स 11% आ जाए। इसका मतलब क्या कि ये रूल इंप्लीमेंट करने के बाद में आपके रिटर्न्स बढ़ने वाले हैं और रिटर्न्स बढ़ने के बाद में एनपीएस और म्यूचुअल फंड ये इक्वल लेवल पे आ जाते हैं एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न। तो पीएफआरडीए की कोशिश ये है कि ये रूल इंप्लीमेंट करके एनपीएस के रिटर्न्स बढ़ाए जाए, इस स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाया जाए सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो निवेशक है वो एनपीएस में निवेश करें। ये तो सबसे पहला एडवांटेज हो गया। अब सेकंड एडवांटेज क्या हो सकता है? मान लो कि आपने एचडीएफसी में अभी निवेश किया है और इस रूल के बाद में आपको लगता है कि एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो शायद आप अपना पैसा वहां से शिफ्ट करोगे आईसीआईसीआई में। तो ये तो लॉस हो गया एचडीएफसी के लिए। इसलिए हर पेंशन फंड कोशिश करेगा कि हम हर एक कैटेगरी में बेटर रिटर्न्स जनरेट करके दे। तो वो काफी अच्छी रिसर्च करेंगे, काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ढूंढेंगे, वहां पे निवेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इफिशिएंटली जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उसके जो रिटर्न्स है उसे मैक्सिमाइज करें। इसका मतलब क्या कि 10 पेंशन फंड है, उसमें कंपटीशन आएगी, काफी एक्टिवली फंड मैनेजर पार्टिसिपेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की जरूर कोशिश करेंगे। यह हो गया सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज क्या है? देखिए, आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो जाती है। आपको अगर एचडीएफसी का इक्विटी पसंद है, एलआईसी का डेट पसंद है, कोटक का आपको कॉर्पोरेट पसंद है, तो आप उस तरीके से वहां पे निवेश कर सकते हो और 1 साल में आप अपना असेट एलोकेशन जो है वो 4 बार भी चेंज कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको पीएफआरडीए ने प्रोवाइड की है। इसका मतलब क्या कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देने की पूरी कोशिश की गई है, राइट? ये थर्ड हो गया एडवांटेज। अब इसमें डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोगों का फाइनेंशियल अवेयरनेस उतना अच्छा नहीं है, उन्हें नहीं पता कि किस कैटेगरी में कौन सा फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो वो शायद इस रूल का ज्यादा एडवांटेज ना ले पाए। लेकिन हाँ, जो लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा है, जो थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये फंड इस कैटेगरी में बेटर परफॉर्म कर सकता है, तो वो लोग जरूर इसका एडवांटेज लेके ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चैलेंज है कि फ्यूचर में कौन सा फंड किस कैटेगरी में बेटर परफॉर्म करेगा, ये प्रेडिक्ट करना ना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो ये दिक्कत है इस रूल में। अदरवाइज इस रूल में जो है वो काफी अच्छी चीजें पीएफआरडीए ने जरूर लाई है। अब मेरा ये जो अनुमान है एनपीएस के बारे में ये है कि दिन ब दिन पीएफआरडीए बैक टू बैक रिफॉर्म्स ला रही है एनपीएस में, सो दैट ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो काफी पॉपुलर हो जाए और आने वाले दिनों में लोगों को अच्छा पेंशन मिले। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उन्हें तो फिक्स्ड पेंशन नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट आपको देने की कोशिश कर रही है जहां पे आपको अच्छा रिटर्न्स मिले। फिर भी अभी भी एनपीएस में जो 40% एन्युटी आपको कंपल्सरीली किसी इंश्योरेंस कंपनी में निवेश करनी पड़ती है, वो अभी भी दिक्कत है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली कुछ
परसेंटेज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि 6-6.5% के रिटर्न्स अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन को दोगे तो वो क्या ही इन्फ्लेशन को बीट करेगा और क्या ही अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करेगा। तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में पीएफआरडीए ये जो 40% एन्युटी कंपल्शन है इसमें भी कुछ रिफॉर्म्स लाए और ज्यादा अट्रैक्टिव इस स्कीम को बनाया जाए। तो मेरा तो ओपिनियन है, ये बिल्कुल भी सजेशन नहीं है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि जिन्होंने एनपीएस में निवेश करना शुरू किया है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न्स जो है वो काफी अच्छे आते हैं। आपका असेट एलोकेशन अगर इक्विटी में ज्यादा है तो शायद 12% के भी रिटर्न्स आप जनरेट कर पाओ, लेकिन हाँ काफी अच्छे रिटर्न्स है, इन्फ्लेशन को बीट करते हैं और इसमें एग्जेम्प्ट कैटेगरी है, यानी कोई भी टैक्स आपको किसी भी स्टेज में नहीं लगता, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये जो रिफॉर्म है ये सच में आपके लिए एडवांटेजेस है या नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।